Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ PN लोधा। मित्रों, मेगा टेस्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हैं दोनों लेवल के लिए। ठीक है, लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। तो बिल्कुल आराम से एक कॉपी पेन लीजिए और आंसर लिखते जाइए कि 150 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाओगे साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे भाग फर्स्ट मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की, जिसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे। भाग फर्स्ट है साथियों ये। इसी तरह एक भाग को हम करते हुए पूरे 150 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। टाइम लगभग 2 घंटे के आसपास लगने वाले हैं। 1 घंटा 40 मिनट से लेकर के 1 घंटा 50 या 60 मिनट तक आपका ये पेपर पूरा हो जाएगा। तो जी हाँ, शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन मित्रों, साथियों पहला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है और इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी प्रकृति वैज्ञानिक क्यों है, देखिएगा। वैसे तो डायरेक्टली ये टॉपिक नहीं दे रखा है, बट इसमें से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 में जो राइट आंसर आपके आता है वो रहेगा तीसरा विकल्प। शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति को कैसा माना जाता है साथियों, वैज्ञानिक माना जाता है। तो आपका प्रथम प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरह से देखिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 2 है, अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर के अनुमान लगाया। विकास एक व्यवस्थित क्रम होने की प्रकृति से संबद्ध है। विकास की प्रक्रिया का एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास निरंतर होता रहता है और अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 2 में राइट आंसर देखिएगा, कोई अध्यापक या अध्यापिका है, उसने क्या देखा कि कोई छात्र है वो वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, उसे वर्ग बनाने में दिक्कत आ रही है। तो उसने क्या अनुमान लगाया कि हीरे का चित्र बनाने में भी वो छात्र कठिनाई का अनुभव करेगा। तो साथियों, ये जो सिद्धांत है ये है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रकृति से संबद्ध है। निरंतर होना तो आएगा नहीं क्योंकि चित्र बना ही नहीं पा रहा है। उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया से संबंधित भी ये सिद्धांत नहीं है, बल्कि व्यवस्थित क्रम में होने की प्रकृति से संबद्ध कैसे है, क्योंकि जब छात्र वर्ग बनाने में ही कठिनाई का अनुभव कर रहा है, वर्ग बनाने में, तो साथियों फिर उसे हीरे का चित्र भी नहीं बना पाएगा बिल्कुल वो, क्योंकि हीरे का चित्र तो इससे भी कठिन रहेगा क्योंकि एक निश्चित श्रृंखला में वो इस चीज़ को बनाना सीखेगा। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों, व्यवस्थित क्रम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता है। अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि और व्यक्तित्व। बताइए साथियों, प्रश्न नंबर 3 में राइट आंसर कौन सा आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होगा। तो मित्रों, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की अभिक्षमता और व्यक्ति का व्यक्तित्व, तीनों ही चीज़ें आनुवांशिकता से निर्धारित होती है। बट जो अभिवृत्ति है वो आनुवांशिकता से नहीं बल्कि वातावरण से निर्धारित होती है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। तो कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है साथियों। देखिए, अनुकरण करता है पूर्व बाल्यावस्था में बालक, प्रश्न करता है, खेल भी खेलता है, तो ये तीनों तो विशेषता है। लेकिन दल या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होती है, मतलब बाल्यावस्था के पहले का समय, बल्कि जो मध्य या उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें ये विशेषता पाई जाती है साथियों। इसलिए आपका
प्रश्न संख्या 4 में प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर और नीचे से ऊपर की ओर। तो निकट दूर का सिद्धांत कहता है कि मानव का विकास केंद्र से सिराओं की ओर होता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 5 में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। मित्रों प्रश्न नंबर 6 है, किशोरों में द्वंद्व का उभरने का मुख्य कारण है? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन और निराशा व निस्सहायता। तो मित्रों प्रश्न नंबर 6 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? किशोरों में जब द्वंद्व उभरता है, मतलब उनके मन में जब किसी चीज के प्रति द्वंद्व पैदा हो जाता है, तो इसका कारण होता है सबसे मुख्य अवसरों की प्रतिकूलता, क्योंकि उनको अवसर नहीं मिल पाते हैं। जो अपेक्षित अवसर होते हैं वो सोचते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैं ऐसा कर लूँगा, तो जब उनको अवसर ही नहीं मिलता है तो साथियों इसके कारण उनमें द्वंद्व उभरने लग जाता है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। साथियों प्रश्न नंबर 7 क्या है देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 को ये देखना है। ये कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद की बात की जा रही है, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, और चौथा और अंतिम विकल्प है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रेरित करते हैं। तो साथियों कौन सा विकल्प राइट रहेगा प्रश्न नंबर 7 में? बताइए 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर। मित्रों वैयक्तिक विभिन्नता भी बहुत जरूरी है, आप इसको हानिकारक नहीं कह सकते हो, तो लाभकारी नहीं है तो फिर हानिकारक ही है, तो ये भी गलत हो गया। तो लाभकारी है साथियों चौथा विकल्प, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको खोजने में अध्यापकों को प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग जो विद्यार्थी है उसकी अलग अलग संज्ञानात्मक संरचना होती है वैयक्तिक विभेद के कारण। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है? व्यक्तिगत में, सामाजिक व राजनीतिक चेतना में, व्यवहार परिवर्तन और स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। मित्रों 8वें क्वेश्चन में अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य बताइएगा। देखिए राइट आंसर है अधिगम का मतलब क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। अतः प्रश्न नंबर 8 में तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 को। तो 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन के द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत। तो साथियों क्या कह रहा है ये कि बच्चे सिर्फ अनुबंधन से नहीं सीखते हैं बल्कि व्यक्तियों को देख करके और उनके व्यवहार को देख करके अनुकरण करके सीखते हैं। तो फिर इसको हम कहेंगे सामाजिक अधिगम। क्या कहेंगे साथियों? सामाजिक अधिगम इसको कहा जाएगा, क्योंकि मित्रों सामाजिक अधिगम में क्या होता है, व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों को देख करके उनको अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा वाला सिद्धांत दिया गया है ये, इसलिए तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। साथियों आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन है, समझिएगा प्रश्न नंबर 10 को अच्छे से। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सर्जन, और कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की प्रशंसा करके। तो साथियों बच्चों को आप सीखने के लिए अभिप्रेरित कर रहे हो, इसके लिए आप कौन सी चीज़ करोगे मित्रों? तो ऐसा तो है नहीं कि पुरस्कार करना, प्रशंसा करना उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सर्जन आप करोगे। स्थिति और वातावरण यदि बच्चे के अनुकूल हो जाएगी, उसकी संज्ञानात्मक संरचना के अनुकूल, तो बच्चा अपने आप उस चीज़ को जल्दी और आसानी से सीख जाएगा साथियों। तो तीसरा विकल्प सही है आपका प्रश्न नंबर 10 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को।
मित्रों प्रश्न नंबर 11 ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 को, ये प्रश्न नंबर 11 आपको ये मिलेगा, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। पहला है, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य से संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। दूसरा है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तीसरा है, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। और चौथा है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो मित्रों कौन से कथन से एक अध्यापक को सहमत होना चाहिए, 11वें क्वेश्चन में राइट आंसर। मित्रों बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा कभी भी प्रदान नहीं करते हैं, तो ये चौथा तो गलत हो गया। फिर बाह्य पुरस्कार से स्थायी परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि आंतरिक जो अभिप्रेरणा है उससे आता है, तो ये तीसरा चौथा दोनों गलत हो गया साथियों प्रश्न नंबर 11 में। अब दूसरा है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है ये कि बाह्य अभिप्रेरणा कब होगी, जब अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। तो दूसरा विकल्प आपका सही है 11वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 को। 12वां क्वेश्चन ये देखिए, प्रश्न नंबर 12, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखने, और विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो साथियों बहुत उच्च अपेक्षाएं भी गलत हो जाएगी, किसी भी प्रकार की अपेक्षा भी नहीं रखना। अपेक्षा तो रखनी पड़ेगी लेकिन वास्तविक अपेक्षा रखो, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखो, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग तरीके से सीखेगा, अलग अलग समय लेगा सीखने में, अलग अलग तरीके से सीखेगा। तो साथियों उनसे वास्तविक अपेक्षाएं एक शिक्षक को रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12 में आपके प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। मित्रों प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में भी बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों के बेहतर अवसर मिलते हैं और बच्चों की विकास दर विभिन्न होती है और वो विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो साथियों व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, वापस बार बार आ रही है ये चीज़ व्यक्तिगत विभिन्नता वाली, कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि भाई कुछ बालकों को लेकर ही आप पढ़ाओगे बच्चे, और जो बचे हुए बालक हैं उनको समझ में ही नहीं आए। क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना छात्रों पर, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। मित्रों प्रश्न नंबर 14 है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एक नाम सुना होगा समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी प्रकार के बालक एक साथ पढ़कर सीखते हैं। तो साथियों निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए भी प्रावधान समावेशी शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। 14वें क्वेश्चन में आपका प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। साथियों 15वां क्वेश्चन। मित्रों प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषता होती है, न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव और एक विषय रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकसित करना असंभव है। तो साथियों प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका मतलब क्या रहेगा 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर। जी हाँ, प्रथम विकल्प सही है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, अपनी रुचियां, अपनी प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। उनकी योग्यताओं में, रुचियों में, बुद्धि में, प्रतिभाओं में कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिल ही जाएगी। आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। तो साथियों 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव और मौलिकता। तो साथियों मौलिकता तो सृजनशील बालकों के लिए होती है, ये मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि ये सृजनशील बालकों के लिए आवश्यक है।
अतः यहाँ चौथा विकल्प सही है, बाकी ये अन्य चीजें मंदबुद्धि बालक में पाई जाती है। तो साथियों 16वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है शरीर रचना प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार, समाजशास्त्रीय प्रकार और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी बहिर्मुखी कार्ल जुंग ने बताए थे, जो कि मनोवैज्ञानिक प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? मनोवैज्ञानिक प्रकारों के अंतर्गत। तो 17वें क्वेश्चन में आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। व्यक्तित्व का प्रकार प्रस्तावित किया युंग ने, एडवर्ड ने, आइंजैक तथा केटल ने और फ्रीडमैन तथा रोजरमैन ने। तो मित्रों देखिए व्यक्तित्व का ए प्रकार और व्यक्तित्व का बी प्रकार, ये दोनों ही प्रकार फ्रीडमैन और रोजरमैन ने प्रतिपादित किए हैं साथियों। प्रश्न नंबर 18 में आपके चौथा विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 19 को। तो 19वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? रोर्चा शाही धब्बा परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, DAT और भाटिया परीक्षण माला। तो प्रक्षेपण विधि बताना है साथियों, वह विधि जो अचेतन मन का अध्ययन करती है। तीनों ही अचेतन मन का अध्ययन नहीं करती है, बल्कि रोर्चा शाही इंक ब्लॉक टेस्ट जो है शाही धब्बा परीक्षण, इसके द्वारा व्यक्तित्व के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अतः ये एक प्रक्षेपी विधि है। 19वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है इंजीनियर बनने में, समस्याएं सुलझाने में, औद्योगिक कार्यकर्ता बनने में और सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। तो साथियों यहाँ प्रश्न जो पूछा जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। अब अपन क्या सोचेंगे कि भाई यार इंजीनियर बनने में या औद्योगिक कार्यकर्ता बनने में मदद करती होगी, लेकिन नहीं, समस्याओं को सुलझाने में अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की मदद करती है कि व्यक्ति के सामने जो समस्याएं आती है उनको वो किस बुद्धि के माध्यम से सुलझाएगा? अमूर्त बुद्धि के माध्यम से। दूसरा विकल्प सही है साथियों 20वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। थ्रस्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत। मित्रों एक कारक का बिने ने दिया था, द्विकारक का स्पीयरमैन ने दिया था। अब थ्रस्टन ने कौन सा दिया था साथियों? 21वें क्वेश्चन में राइट आंसर बहुकारक का थॉर्नडाइक ने दिया था साथियों, और समूह कारक का थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था। इसलिए आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 22 को। ADHD क्या है? वाणी विकृति, अवधान धा लिखा था है ना, अवधान विकृति, भाषा विकृति और संप्रेषण विकृति। तो मित्रों ADHD अटेंशन डिसऑर्डर है, ये अवधान संबंधी विकार इसको कहा जाता है। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 22 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 23 को। 23वां क्वेश्चन साथियों, अंतरपरक अनुदेशन है ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, या शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, अथवा कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुछ अलग करना, या अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। तो साथियों अंतरपरक अनुदेशन क्या है? राइट आंसर बताइएगा प्रश्न नंबर 23 में। मित्रों अंतरपरक अनुदेशन का मतलब होता है कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुछ जब अलग करता है शिक्षक, तो इसको ही अंतरपरक अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। आपका तीसरा विकल्प सही है 23 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को। मित्रों प्रश्न नंबर 24 है, समायोजन का अभाव पाया जाता है। विकल्पों को देखिएगा साथियों, किशोर अवस्था में पाया जाता है, बाल्यावस्था में पाया जाता है, शैशवावस्था में पाया जाता है, या प्रौढ़ावस्था में पाया जाता है। तो समायोजन का अभाव सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है समायोजन करने में किशोर अवस्था में। जब किशोर अवस्था मतलब बालक किशोर अवस्था में होता है तो सर्वाधिक समस्याएं उसके सामने उत्पन्न होती है, जिससे समायोजन वो नहीं कर पाता है। तो साथियों इसलिए प्रथम विकल्प आपका 24 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए,
प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षणिक बालकों के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों अपन इनमें से कोई नहीं तो हटा ही देंगे। अब देखिए पृथक कक्षाएं और संवर्धन कार्यक्रम, भाई पृथक कक्षा तो ठीक है निम्न शैक्षणिक के लिए भी हो सकती है और प्रतिभाशाली के लिए भी आप कर सकते हो, बट संवर्धन कार्यक्रम हमेशा ही प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका 25 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। मित्रों प्रश्न नंबर 26, ये देखिएगा 26वें क्वेश्चन को अच्छे से। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती, उनको कोई एक विशेष कार्य देकर उससे संबंधित सूचना एकत्र करके आज की किसी समस्या को खोज करने या तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके और किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। तो साथियों हतोत्साहित करना गलत हो गया, प्रोत्साहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि बच्चों को यदि सृजनात्मक विकास करना है बच्चों का तो आप हतोत्साहित तो नहीं करोगे बल्कि प्रोत्साहित करोगे। इसलिए प्रश्न नंबर 26 में आपका चौथा विकल्प सही है साथियों। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 27 को। साथियों 27वां क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो कितना होगा? 1:40, 1:30, 1:10 और 1:20। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूछ लिया गया है, ये आरटी के अंतर्गत नहीं पूछा है। तो साथियों जब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जाए शिक्षक छात्र अनुपात, तो 1 शिक्षक पर 40 छात्र इन्होंने बताया था। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 27 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 28 पर। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित है 800, 1000, 1100 और 700। तो यूपीएस उच्च प्राथमिक स्तर तक तो 1000 घंटे निर्धारित है एक शैक्षणिक सत्र में और प्राथमिक स्तर पर है 800। तो यहाँ प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो 800 वाला विकल्प सही है साथियों। 28 में प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पर आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 29 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, शिक्षार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर हो और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आसानी से दिख रहा है अच्छी तरह से कि भाई ज्ञान का मतलब होता है कि ये एक स्थायी है, इसको दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और ज्ञान की संरचना भी होती है साथियों। अतः प्रथम विकल्प आपका 29 में सही है। अब भाग फर्स्ट का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, इसके बाद आपके साइकोलॉजी के पूरे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना और इनमें से सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान कभी भी मित्रों नवीन ज्ञान की खोज के लिए नहीं किया जाता है बल्कि विद्यालय तथा कक्षा की जो शैक्षिक प्रणाली है इसमें सुधार लाने के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 30 में। तो मित्रों हमने यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं भाग फर्स्ट साइकोलॉजी के। अब हम भाग सेकंड पर आते हैं साथियों। भाग सेकंड के अंतर्गत आपको यहाँ पर भाग सेकंड में हिंदी शिक्षण देखने को मिलेगा, जिसमें प्रश्न नंबर 31 से लेकर के 60 क्वेश्चन बहुत ही शानदार और नए प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार और नए क्वेश्चन 31 से लेकर के 60 तक के प्रश्न जो है हिंदी शिक्षण के, जिसमें व्याकरण और शिक्षण विद्या दोनों ही चीजें आएगी। अब आप यदि लेवल फर्स्ट से हो या लेवल सेकंड से हो या फिर आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, तो साथियों बिल्कुल ये टेस्ट आपको करना कंपलसरी है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग सेकंड को भी। मित्रों भाग सेकंड में प्रश्न नंबर 31 आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये, निम्न में से संयुक्त वाक्य नहीं है। शिक्षक पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। गर्मी बहुत है परंतु यहाँ नहीं। भ्रष्टाचार कम हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ। और राधिका और माया साथ साथ पढ़ती है। तो मित्रों ये जो और शब्द है यहाँ पर, ये दोनों को अलग अलग कर रहा है कि शिक्षक पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। गर्मी बहुत है परंतु यहाँ नहीं है, परंतु शब्द से जुड़ा हुआ है वाक्य। भ्रष्टाचार कम हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ, दोनों वाक्य अलग अलग है।
किंतु राधिका और माया दोनों उद्देश्य है और दोनों और शब्द से जुड़े हुए हैं। अगर एक ही उद्देश्य हो और उनके द्वारा एक ही कार्य किया जा रहा हो, साथ साथ पढ़ती है, दोनों का कार्य क्या है, पढ़ने का एक साथ, तो इस प्रकार साथियों वो सरल वाक्य बन जाता है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 31 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 32 पर। 32वां क्वेश्चन, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना लोकोक्ति में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे और तिनके की ओट में पहाड़। तो मित्रों कौन सा आंसर सही रहेगा? देखिएगा, पक्षपात पूर्ण व्यवहार का मतलब होता है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इसका अर्थ ही होता है पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। 32वें क्वेश्चन में तीसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 साथियों। 33वां क्वेश्चन है आपके, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस भाव के लिए नहीं हुआ है? किस भाव के लिए नहीं किया जाता है? विस्मय के लिए, क्रोध के लिए, विवाद के लिए और आश्चर्य के लिए। तो मित्रों जो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है इसका प्रयोग आश्चर्य और विस्मय दोनों के लिए करते हैं, विवाद के लिए भी कर लिया जाता है, लेकिन क्रोध के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो 33वें क्वेश्चन में आपके दूसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? पक्षी, दृष्टि, आंसू और कोयल, पक्षी, दृष्टि, अश्रु और कोयल, पक्षी, दृष्टि, अश्रु और कोकिल और पक्षी, दीटी, अश्रु और कोकिल। तो साथियों सभी शब्द तत्सम कौन से विकल्प में दिए गए हैं? देखिए पक्षी बिल्कुल तत्सम शब्द है। पक्षी का जो तद्भव होता है वो होता है पंछी, जबकि यहाँ पर दृष्टि का होता है साथियों दीटी। क्या होता है? दीटी होता है। अश्रु का होता है आंसू और कोकिल का होता है कोयल। तो इस प्रकार तीसरा जो विकल्प है साथियों इनमें सभी शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 34 में आपके तीसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 35 पर। पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है, वाक्य में कौन सा पदबंध है? पदबंध बताइएगा साथियों। पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है, क्रिया पदबंध का उदाहरण है या विशेषण पदबंध का उदाहरण है? मित्रों पास के घर में रहने वाला व्यक्ति, देखो ये है संज्ञा पदबंध का उदाहरण, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होता है संज्ञा पदबंध। तो यहाँ पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ना साथियों, इसलिए ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही है 35वें में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं साथियों। 36वां क्वेश्चन है, ज्योतिष्मान शब्द में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि और अयाधि संधि। तो आप ज्योतिष्मान का संधि विच्छेद कीजिएगा, तो संधि विच्छेद क्या होगा? ज्योति है प्लस मान बराबर शब्द बनेगा ज्योतिष्मान। विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 36 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 37 पर। 37वां क्वेश्चन है, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। इस वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रेम, श्रद्धा, विस्तार और घनत्व। तो साथियों प्रेम अच्छा होता है पुल्लिंग, विस्तार अच्छा होता है पुल्लिंग, घनत्व अच्छा होता है पुल्लिंग, लेकिन श्रद्धा अच्छी होती है स्त्रीलिंग। तो साथियों ये एक स्त्रीलिंग शब्द है श्रद्धा। दूसरा विकल्प आपका 37वें क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। व्यापार स्थल का सही समास विग्रह कौन सा होगा? व्यापार में स्थल, व्यापार के लिए स्थल, व्यापार का स्थल और व्यापार न स्थल। तो साथियों व्यापार स्थल, तो देखिए व्यापार में स्थल और व्यापार न स्थल तो बाहर निकाल दीजिए। दूसरा या तीसरा कौन सा आंसर सही रहेगा साथियों 38वें क्वेश्चन में? अब नॉर्मली दोनों ही बैठ रहा है कि व्यापार के लिए स्थल व्यापार स्थल या व्यापार का स्थल व्यापार स्थल। तो साथियों कौन सा लगाओगे इसी स्थिति में? 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ साथियों। देखिए व्यापार स्थल का मतलब होता है, यहाँ संबंध बताया जा रहा है कि व्यापार का जो स्थल है उसको ही व्यापार स्थल कहते हैं। तो संबंध बताया जा रहा है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष न होकर अपदान संबंध तत्पुरुष इसका सही आंसर रहेगा व्यापार का स्थल।
तो तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि संबंध बताया जा रहा है साथियों। नो डाउट ओनली तीसरा विकल्प ही सही रहेगा आपके 38वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 39 पर। बचपन शब्द निम्न में से है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा। तो बचपन, बच्चा प्लस पन, बचपन शब्द बनता है जो कि एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बचपन शब्द क्या है? एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, जबकि बच्चा शब्द क्या है साथियों? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 39 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। प्रणाली शब्द का सही अर्थ होता है परंपरा, राय, विधान और झूठ। तो प्रणाली शब्द का सही अर्थ बताइए साथियों। प्रणाली का मतलब झूठ नहीं होता है, विधान भी नहीं होता है, राय भी नहीं होता है, बल्कि परंपरा और एक और पद्धति भी होता है इसका अर्थ, लेकिन पद्धति विकल्प में नहीं है, अतः हम प्रथम विकल्प को ही सही मानेंगे प्रश्न नंबर 40 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। अनर्थकारी शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है विपरीत अर्थ देने वाला, अमौद्रिक अर्थ देने वाला, विशिष्ट अर्थ देने वाला और अनिष्ट करने वाला। तो अनर्थकारी, अनर्थ हो गया मतलब अनिष्ट हो गया, तो साथियों अनिष्ट करने वाला अनर्थकारी शब्द का अर्थ निकलेगा। चौथा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 41 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? धृष्टता, माधुर्यता, परंपरा और कौतूहल। तो मित्रों परंपरा को ऐसे ही लिखते हैं, कौतूहल को ऐसे ही लिखते हैं, धृष्टता को भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन माधुर्यता में ये और ता प्रत्यय एक साथ जुड़ा हुआ है, जो कि गलत होता है। या तो ये जोड़ दो या ता, जैसे मधुरता या माधुर्य, दोनों में से एक होना चाहिए। माधुर्यता शब्द गलत होता है साथियों, इसलिए ये शब्द क्या शुद्ध नहीं है। दूसरा विकल्प 42वें क्वेश्चन में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 पाएंगे मित्रों। 43वां क्वेश्चन है आपके, मैं अपने कुटुंब के लोगों से कहता रहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मिला है। वाक्य में काल है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो सब कुछ मिला है मतलब मिल गया है, तो फिर वो भूतकाल में चला जाएगा। अब साथियों अगर यूं रहता कि सब कुछ मिला तो फिर वो सामान्य में रहता, लेकिन मिला है तो वो आसन्न में हो जाएगा, मिला था तो वो पूर्ण में हो जाएगा, बदल जाएगा, और मिल रहा था वो अपूर्ण में हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 43 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 44 पर। 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है व्यवसाय, शहर, आत्मा और मित्र। तो मित्रों स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? व्यवसाय पुल्लिंग शब्द है, शहर पुल्लिंग शब्द है, मित्र पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है। तो साथियों आत्मा शब्द सही रहेगा आपके यहाँ स्त्रीलिंग के अंतर्गत। 44वें में तीसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45। कीमत शब्द का बहुवचन है कीमती, कीमतों, कीमतों या कीमत। तो कीमत का कीमत तो होगा नहीं, कीमती भी नहीं होगा साथियों, बल्कि होगा कीमतों। ये वाला गलत है क्योंकि इसमें के में छोटी ई की मात्रा लगा दी गई है, इसलिए ये गलत है। सही कौन सा है? तीसरा, कीमतों, ये बड़ी ई की मात्रा इसमें ये है, तो ओनली तीसरा ही विकल्प सही है प्रश्न नंबर 45 में। चलिए आगे देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 46 को। 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार नहीं है? सत्य प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, सरल प्रत्यय स्मरण प्रश्न और चित्र वर्णन प्रश्न। तो राइट आंसर बताइए 46 में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? मित्रों वस्तुनिष्ठ परीक्षण सत्य भी होता है, वर्गीकरण वाला भी होता है, सरल प्रत्यय स्मरण वाला भी होता है, लेकिन चित्र वर्णन जैसा कोई भी प्रकार वस्तुनिष्ठ में नहीं आता है, इसलिए 46वें क्वेश्चन में आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। 47वां क्वेश्चन क्या है साथियों? देखिएगा प्रश्न नंबर 47 को। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? कि पाठ्य पुस्तक में जो पाठ होते हैं उसमें जो चित्र दिए होते हैं उनका उद्देश्य क्या है? क्योंकि चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, क्योंकि चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, अथवा चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो साथियों आकर्षक बनाने के लिए या शोभा बढ़ाने के लिए चित्र नहीं देते हैं, बल्कि चित्र इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि छात्र चित्रों के माध्यम से जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं उनको आसानी से समझ सके। तो 47वें में आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 48 की ओर।
मित्रों प्रश्न नंबर 48 है, देखिएगा प्रश्न नंबर 48 को, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देती है? व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, अक्षर बोध विधि और वाचन विधि। तो साथियों कौन सी विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देगी? स्वाध्याय मतलब जिसमें छात्र खुद पढ़ता है, तो साथियों वो है पाठ्य पुस्तक विधि। क्योंकि पाठ्य पुस्तक में पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जैसे मौन वाचन किया जाता है स्वाध्याय के रूप में, तो साथियों दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि ये विधि स्वाध्याय पर अत्यधिक बल देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 49 है, भाषा में सतत व व्यापक आकलन का उद्देश्य है? वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के मौखिक व लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन और पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो मित्रों सतत व व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य रहेगा साथियों भाषा शिक्षण के अंतर्गत? देखिए 49वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए साथियों। मित्रों 49वें प्रश्न में राइट आंसर है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। मौखिक रूप भी होना चाहिए, लिखित रूप भी, दोनों ही रूपों के जो प्रयोग है उसका आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। ओनली दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 49 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। मित्रों 50वां क्वेश्चन है आपके, ये देखिए प्रश्न नंबर 50 को, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन गया। भाषा शिक्षण के किस उपागम द्वारा पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक और जीवन उपयोगी बनाया जाता है? इकाई उपागम, सकेंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम और पाठ संसर्ग उपागम। तो साथियों अधिक व्यवहारिक और जीवन उपयोगी किसमें बनाया जाता है? किस उपागम का नाम पूछा है भाषा शिक्षण के अंतर्गत? तो पाठ्यक्रम को मित्रों व्यवहारिक और जीवन उपयोगी बनाया जाता है एकीकृत उपागम के अंतर्गत। किस उपागम के अंतर्गत बनाया जाता है? जो एकीकृत उपागम है इसके अंतर्गत, जिसमें सभी सब्जेक्टों को या सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर बच्चों को व्यवहारिक रूप से पढ़ाया जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 50 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 51 को। साथियों प्रश्न नंबर 51 है ये, प्रश्न नंबर 51 ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में निम्न में से किस बात पर बल नहीं देना चाहिए? उच्चारण का अभ्यास, लेखन कौशल, व्याकरण ज्ञान और मातृभाषा की शिक्षा। तो साथियों 51वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा है? देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ पर उच्चारण का अभ्यास भी करवाया जाता है, लेखन कौशल भी करवाया जाता है, मातृभाषा की शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन व्याकरण का ज्ञान ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं माना गया है। तो प्रश्न नंबर 51 में तीसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 52 को। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है? लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक वार्तालाप और लिखित संवाद। तो देखिए भाषा प्रवाह की बात की जा रही है, अभिव्यक्ति कौशल की बात की जा रही है। अभिव्यक्ति कौशल और भाषा प्रवाह दोनों का मूल्यांकन करेंगे अपन मौखिक वार्तालाप से। किससे करेंगे साथियों? मौखिक वार्तालाप से। यहाँ तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 52 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 53 को। प्रश्न नंबर 53 ये आपके आता है प्रश्न नंबर 53। तो साथियों कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा चिड़िया उड़ जैसे खेल से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? श्रवण कौशल का, पठन कौशल का, वाचन कौशल का और लेखन कौशल का। तो चिड़िया उड़ जैसे खेल बच्चों को आप खिलाते हो तो वो सुनते हैं, तो बिल्कुल उससे श्रवण कौशल का विकास होगा साथियों। प्रश्न नंबर 53 में आपका प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 54। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है? सामान्य, विशिष्ट, मानकीकृत और विधानीकृत। तो मित्रों उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत सामान्य उपलब्धि परीक्षण होता है, विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण होता है, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण होता है, लेकिन विधानीकृत उपलब्धि परीक्षण नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 54 में आपके चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 55 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 55 ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 को। साथियों प्रश्न नंबर 55 है आपके, फ्रांसीसी भाषा में पाठ्यपुस्तक के बीक शब्द का अर्थ है? पाठ्यपुस्तक के लिए बीक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उस बीक शब्द का अर्थ क्या होता है? वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखना, वृक्ष के डंठल पर लिखना, मिट्टी पर लिखना और पत्थर पर लिखना। ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कई बुक्स में से ऐसे क्वेश्चन उठा लेता है जो क्वेश्चन उनको नए नए लगते हैं।
तो साथियों देखिए, फ्रांसीसी भाषा में पाठ्य पुस्तक के वीक जो शब्द है इसका अर्थ बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो इस क्वेश्चन को, तो या वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हो। तो साथियों 55वें क्वेश्चन में राइट आंसर है वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखना वीक शब्द का अर्थ होता है। विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 55 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56। साथियों 56वां क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी लिखना है आपको। द्वितीय भाषा शिक्षण की स्वयं शिक्षण मालाएं किस विधि पर आधारित है? प्रत्यक्ष विधि पर, इकाई विधि पर, अनुकरण विधि पर या व्याकरण अनुवाद विधि पर? तो स्वयं शिक्षण मालाएं, मैंने कहा था ना नए क्वेश्चन, बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टेस्ट बहुत ही लाजवाब मिलने वाला है साथियों आपको। बिल्कुल क्वेश्चन आने के पूरे चांस है इन टेस्टों में से, रीट के एग्जाम में ही। तो साथियों देखिए, ये जो स्वयं शिक्षण मालाएं हैं ये व्याकरण अनुवाद विधि पर आधारित होती है। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न नंबर 56 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57। उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे छात्र को अतिरिक्त ज्ञान मिलता है, इससे छात्र की विषयगत कमजोरियां दूर हो जाती है, इससे छात्र का संवेगात्मक विकास होता है और उपयुक्त सभी। तो मित्रों उपचारात्मक शिक्षण से क्या संवेगात्मक विकास होता है या फिर अतिरिक्त ज्ञान मिलता है, ये चीजें नहीं इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज है इससे छात्र की विषयगत कमजोरियां दूर हो जाती है। क्योंकि पहले निदान किया जाता है फिर बाद में उपचार किया जाता है, तो उपचार के माध्यम से जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने का ही कार्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 57 में दूसरा है सही ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे सस्ता व आसानी से सुलभ साधन है रेडियो, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो मित्रों सबसे सस्ता और आसानी से जो सुलभ आपको आसानी से मिल जाए, तो फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर के लिए भी आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कंप्यूटर के लिए भी, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी, लेकिन रेडियो बड़ी ही आसानी से और कम कीमत में मिल जाता है। तो प्रथम विकल्प आपका 58 में सही है। चलिए नेक्स्ट आता है साथियों प्रश्न नंबर 59। मित्रों प्रश्न नंबर 59 है आपके, भाषाई दक्षता के विकास में सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों में से कौन सी नहीं है? अनुकरण, जिज्ञासा, अभ्यास और परिचय। तो भाषाई दक्षता के विकास में सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों में अनुकरण, अभ्यास और जिज्ञासा तीनों चीजें होती है, लेकिन परिचय जैसी कोई चीज नहीं होती है साथियों। तो अतः आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 60 को। 60वां क्वेश्चन है साथियों आपके, ये देखिएगा 60वें क्वेश्चन को। श्रवण के प्रकारों में निम्न में से क्या नहीं है? अवधानात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण, यहाँ पर फिर तीसरा है विश्लेषणात्मक श्रवण और चौथा है ज्ञानात्मक श्रवण। इस क्वेश्चन का आंसर इसी में थोड़ा काटना भूल गया मैं, लेकिन साथियों 60वें क्वेश्चन में आप फिर बताइए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वापस, क्या है प्रश्न एक बार और देख लीजिए। श्रवण के प्रकारों में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो श्रवण 3 प्रकार का होता है, अवधानात्मक, रसात्मक, विश्लेषणात्मक। ज्ञानात्मक जैसा श्रवण कोई नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है साथियों। 60वें क्वेश्चन में ये थोड़ा आंसर काटना भूल गया था मित्रों, तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है? चौथा। 60वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? श्रवण के प्रकारों में निम्न में से क्या सही नहीं है? मैंने क्या बताया? 3 प्रकार का श्रवण होता है, अवधानात्मक, रसात्मक, विश्लेषणात्मक, ज्ञानात्मक जैसा कोई प्रकार नहीं होता है। तो चौथा विकल्प इसलिए सही रहेगा प्रश्न नंबर 60 में। अब देखिए ये तो पूरे भाग 2 के भी पूरे 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, भाग फर्स्ट के भी पूरे 30 क्वेश्चन हमने किए थे साथियों। तो जिसमें साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आप कर चुके हो, हिंदी के 30 क्वेश्चन कर चुके हो। अब भाग 3 पे आते हैं साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3 को भी। तो साथियों भाग 3 पर हम आ चुके हैं, जिसमें संस्कृत शिक्षण के 61 से लेकर के 90 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 61 से लेकर 90 तक के जो प्रश्न हैं संस्कृत शिक्षण के हैं, जिसमें ग्रामर और शिक्षण विधियों के क्वेश्चन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू रीट एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3 को। मित्रों प्रश्न नंबर 61, राम शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपमस्ति। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप कौन सा होगा? रामस्य, रामान, रामेषु, रामाणाम। सोचिए और जवाब दीजिए साथियों 61वें प्रश्न में। मित्रों प्रश्न नंबर 61 में राइट आंसर है राम शब्द का षष्ठी बहुवचन होता है रामाणाम। क्या होता है साथियों? रामाणाम होता है। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न नंबर 61 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। तो साथियों 62वां क्वेश्चन है, भवेत पदे प्रयुक्त लकारे वर्तते।
मतलब भवेत इस पद में प्रयुक्त कौन सा लकार हुआ है? लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिरिट लकार। साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 62 में कौन सा आंसर सही रहेगा। मित्रों प्रश्न नंबर 62 की अगर हम बात करें तो ये भवेत ए तेता में यू ऐसे शब्द विधिलिंग लकार में आते हैं। किस में आते हैं? विधिलिंग लकार में। तो विकल्प नंबर 3 सही है आपके प्रश्न नंबर 62 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 63। मित्रों प्रश्न नंबर 63 है स है रिक्त स्थान बदीर है, मतलब वह बहरा है लेकिन कर्णेभ्य, कर्णेन, कर्णा है, कर्णेन है। तो मित्रों कौन सा शुद्ध शब्द इसमें आएगा? बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 63 का। मित्रों अगर हम बात करें तो स है येनांग विकार तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और यहाँ पर क्या रहेगा? कर्णेन, स कर्णेन बदीर है। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों 63वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 देखेंगे साथियों। अभित है कृष्णम इत्यत्र का विभक्ति प्रथमा, चतुर्थी, तृतीया और द्वितीया। तो अभित है परित है के योग में साथियों कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? राइट आंसर है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 64 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 65 को। मित्रों 65वां क्वेश्चन है प्र उपसर्गस्य शब्द है नास्ति। प्र उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। प्रकार है, प्रभेद है, प्रयास है, प्रथम है। मित्रों प्र है प्लस कार है, प्र है प्लस भेद है, प्र प्लस यास है, प्र प्लस थम है। तो ये देखो थम है ऐसा कोई कुछ होता नहीं है। प्रथम में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 65 में आपका चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 66 को। मित्रों प्रश्न नंबर 66 है रक्षणीय है पदे प्रत्यय है वर्तते। रक्षणीय है पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? शानाच, अनियर, यत और ल्यप। राइट आंसर बताइए साथियों प्रश्न नंबर 66 में। मित्रों रक्षणी अनि शब्द आ रहा है, अनि युक्त ध्वनि आते ही आपके अनियर प्रत्यय ही सही होता है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 66 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 67 को। ज्ञा प्लस कत्वतु कौन सा शब्द बनेगा? ज्ञातवान, ज्ञातवान, ज्ञातवतु और न को अपि। तो साथियों ज्ञा धातु में कत्वतु प्रत्यय यदि लगा दिया जाए तो ज्ञातवतु नहीं बनता है बल्कि शब्द बनता है ज्ञातवान। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 67 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68 पे आते हैं मित्रों। शचुत्व संधि है उदाहरणम अस्ति। शचुत्व संधि का उदाहरण है तट्टिका, रामश्येते, वागीश है और हरिम वंदे। मित्रों प्रश्न नंबर 68 में शचुत्व संधि का उदाहरण पूछा गया है। देखिए शचुत्व संधि तट्टिका, रामश्येते, वागीश, हरिम वंदे। तो इनमें से आपके शचुत्व संधि का उदाहरण है रामश्येते। दूसरा विकल्प सही है। देखिए अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो राम है प्लस शेते, इसका संधि विच्छेद होगा, विसर्ग का बन जाएगा आधा शे। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों 68 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69। अयादि संधि है उदाहरणम अस्ति। अयादि संधि का उदाहरण है सदनम, गमनम, पवने है, मदने है। तो साथियों देखिए अयादि संधि सदन, गमन, पवन, पवन पो प्लस अन शब्द बनता है पवन। तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 69 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। मित्रों ये जो प्रश्न नंबर 70 है मेगा टेस्ट नंबर 4 में भी दिया था, उसमें मिस्टेक हुई थी। वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होने के कारण गलत आंसर बता दिया गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस टेस्ट में शामिल कर लिया है। भूत बली है, शब्दे समास है, विग्रह है। भूतेभ्याम बली है, भूतेभ्य बली है, भूतियाम बलो है, भूतानी बली है। तो मित्रों भूत बली का समास विग्रह जो होता है वो होता है भूतेभ्य बली है। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, यही इसका कन्फर्म उत्तर है। तो प्रश्न नंबर 70 में दूसरा विकल्प सही है। जो पिछले टेस्ट में गलती हुई थी उसको मैंने सही किया है साथियों। आपका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 70 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71। तो साथियों प्रश्न नंबर 71 आपके है भूतपूर्व है इति पदे कह समास है। केवल समास है, अविभाव समास है, समाहार द्विगु है, उपपद समास है। तो भूतपूर्व साथियों इस पद में कौन सा समास है? राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 71 का कौन सा आंसर रहेगा मित्रों? मित्रों 71 में
भूतपूर्व है। तो साथियों केवल समास का ये उदाहरण है, केवल समास के अंतर्गत इसको रखा जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 71 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं। 72वां क्वेश्चन है, मधुराणी फलानी इति पदे विशेषणम पदम किम। विशेषण पद देखना है, मधुरम, मधुराणी, फलम, फलानी। तो साथियों मधुराणी फलानी, तो दो शब्द है, एक तो मधुराणी और एक फलानी। तो यहाँ पे ये जो मधुराणी शब्द है, मधुराणी, ये एक विशेषण पद का उदाहरण है। विकल्प नंबर 2 सही है, मधुरम नहीं है बल्कि मधुराणी ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 72 में। चलिए देखिए, फल की तो विशेषता बताई जा रही है, इसलिए फलम तो फिर ये फलानी तो फिर क्या हो जाएगा साथियों, ये तो विशेष्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73, द्रुत विलंबित छंद से है प्रतिचरणे वर्णा है भवंती। द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? एकादश है, द्वादश है, त्रयोदश है, चतुर्दश है। तो द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक वर्ण में आपको प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या बतानी है। मित्रों अगर हम बात करें द्रुत विलंबित छंद की, तो प्रत्येक चरण में इसमें वर्णों की संख्या होती है द्वादश। द्वादश मतलब 12। कितनी होती है साथियों? द्रुत विलंबित में 12 होती है प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74, संस्कृत अनुवाद है क्रूत है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देवों ने सागर से अमृत को मथा, देवा सागरात अमृतम अमथनन। देवा है सागरम अमृतम अमथ्यनन। देवा है सागरेण अमृतम अमथ्यनन और देवा है सागरात अमृतम अमथ्यनन। तो साथियों ट्रिक अपनाएंगे। वैसे आपको राइट आंसर पता है तो बता दीजिए, बताइए। देखिए अमथनन आ रहा है यहाँ पे, सब ये तीनों एक जैसे, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब देवा 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 है अमृतम अमृतम अमृतम, यहाँ पे अलंत लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो देखिए सागरेण सागरात या सागरम। तो साथियों राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों? इसका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 74 में वो रहेगा देवा है सागरम अमृतम अमथ्यनन। तो दूसरा विकल्प आपका 74 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75, वाच्य परिवर्तनम कुरुत है। वाच्य परिवर्तन कीजिए। वृक्षात पत्राणि पतंती। विकल्प है वृक्षात पत्राणि पत्यन्ते, वृक्षात पत्राणि पत्यन्ते है, वृक्षात पत्रम पत्यते और वृक्षात पत्रम पत्यसे। तो साथियों वाच्य परिवर्तन करने पर सही आंसर आपका कौन सा रहेगा? प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर बताइए साथियों। देखिए इसका अगर हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो इसका वाच्य परिवर्तन होता है वृक्षात पत्राणि पत्यन्ते। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 75 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 76 पर। स है पठती, पाठम पाठ, पाठम पाठ है, पाठन और पाठानी। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर साथियों कौन सा सही रहेगा प्रश्न नंबर 76 में? मित्रों अगर हम बात करें तो स है पाठम पठती। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 76 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 77 को। 77वां क्वेश्चन साथियों, प्रश्न निर्माणम कुरुत है। प्रश्न निर्माण कीजिए। छात्रा है विद्यालय पठंती। छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। कुत्र को कम कश्य कस्मान। तो साथियों देखिए विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? छात्र। तो साथियों कौन मतलब कुत्र। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 77 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78, सुक्ति पूर्यत है। सुक्ति की पूर्ति कीजिए साथियों। जननी जन्मभूमिश्च अपि गर्यसी, नगरात नरकात स्वर्गात ग्रामात। तो जननी और जन्मभूमि किससे महान होती है? स्वर्ग से महान होती है साथियों। स्वर्गात आएगा इसमें। इस सुक्ति की पूर्ति करने पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 79 पर। कस्मिन विदो है शिक्षक है, सर्वप्रथम छात्र नाम समक्षे विशिष्टानि उदाहरणानि उपस्थायति। निगमन विधि है, आगमन विधि है, समवाय विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है। अर्थात किस विधि में शिक्षक सबसे पहले छात्रों के समक्ष विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करके उपस्थायति मतलब नियमों की स्थापना करता है। तो साथियों उदाहरण से नियमों की ओर किस में बढ़ा जाता है? आगमन विधि में बढ़ा जाता है मित्रों। अतः आपका 79 क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 80 पर। सॉरी 80वां क्वेश्चन छूट गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई साथियों। तो 81वां क्वेश्चन देखेंगे, फिर अब छूट ही गया है वो। तो प्रश्न नंबर 81, श्रवण कौशलस्य साधनम नास्ति,
आकाशवाणी, दूरवाणी, ध्वनि मुद्रण यंत्रम और पुस्तकम। तो श्रवण कौशल का साधन नहीं है, आकाशवाणी तो है, दूरवाणी भी है, ध्वनि मुद्रण यंत्र भी है, लेकिन पुस्तकम ये श्रवण नहीं बल्कि दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। तो विकल्प नंबर 4 सही है आपके प्रश्न नंबर 81 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82। पाठशाला विधि है अपरम नाम वर्तते। पाठशाला विधि का और क्या नाम है दूसरा? गुरुकुल पद्धति, पंडित पद्धति, उभो मतलब दोनों, और न को अपि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पाठशाला विधि को एक और अन्य किस नाम से जाना जाता है या फिर कौन कौन से नाम हैं? मित्रों प्रश्न नंबर 82 में पाठशाला विधि को गुरुकुल पद्धति भी कहते हैं और पंडित पद्धति भी कहते हैं। अतः यहाँ पर आपका उभो दोनों ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 82 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 83 पर। प्रश्नोत्तर विधि है प्रतिपादक है वर्तते। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु है, सुकरात है, प्लेटो और आचार्य मम्मट है। तो मित्रों प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किया गया था सुकरात के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सुकरात के द्वारा किया गया था साथियों। अतः 83 में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84। पद्य शिक्षण से प्रमुख विशेषता वर्तते। पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषता है ज्ञानम, नियमय है, भाव रसचय है, अभिनय है। तो अभिनय तो नाटक शिक्षण की विशेषता है, ज्ञान और नियम ये पद्य और व्याकरण शिक्षण की विशेषता है। सॉरी पद्य क्या, गद्य और व्याकरण शिक्षण की। और भाव है, रस है, छह भाव और रस ये साथियों पद्य शिक्षण की विशेषताओं में आता है। अतः आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 84 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 85 पर। मुफात अनुसारे मूल्यांकन अस्ति। मुफात के अनुसार मूल्यांकन है निर्णयात्मक प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, न को अपि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मुफात ने जो मूल्यांकन प्रक्रिया बताई है कौन सी बताई है साथियों? देखिए मुफात के अनुसार मूल्यांकन अनवरत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 85 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86। ज्ञातात अज्ञातम प्रति शिक्षण सूत्रम प्रयोग है कदा भवति। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कब होता है? प्रस्तावना समये, श्यामपट्ट समये, उदाहरणम समये, काठिन्य निवारणों समये। तो साथियों कब किया जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग? तो मित्रों इसका जो सही आंसर निकलता है वो है प्रस्तावना प्रश्न करते समय ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और सबसे अंत में एक समस्यात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 86 में आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 87। पद्य शिक्षण से विधि है। पद्य शिक्षण की विधि है प्रदर्शनम, द्रुत पठनम, खंडान्वयनम, मौन वाचनम। तो साथियों पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है साथियों? मौन वाचन तो पद्य शिक्षण की होगी नहीं, प्रदर्शन भी नहीं, द्रुत पठनम भी नहीं, बल्कि खंडान्वय विधि पद्य शिक्षण की विधि है मित्रों। खंडान्वय खंडों में बांट दिया जाता है और फिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो तीसरा विकल्प 87 में राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 88 की। संस्कृत भाषायां कथिता आदेशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो है भवति। भाषण कौशलस्य, व्याकरणम दक्षतायाः, लेखन कौशलस्य, श्रवणम कौशलस्य। मित्रों इसका अर्थ है संस्कृत भाषा में कथित आदेश के अनुसार कार्य का संपादन किया जाता है जिससे किसका विकास होता है? कथित आदेश मतलब बोलकर। अब अध्यापक बोलेंगे तो फिर किसका विकास होगा? छात्र सुनेंगे तो उनमें श्रवण कौशल का विकास होगा साथियों। इस प्रकार से आपका 88 में चौथा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर 89 की। नेवासीवा क्वेश्चन आपके आता है साथियों। देखिए संस्कृत भाषा अधिगमाय सर्वकौशलेषु अभ्यास है संभव है संगणकेन, चलचित्रेण, दूरदर्शनेन, पुस्तकेन। मतलब संस्कृत भाषा में जो अधिगम के जो साधन हैं उनमें से कौन से साधन के द्वारा सभी कौशलों का अभ्यास संभव है? तो साथियों सबसे बेस्ट माना जाता है संगणक को, मतलब कंप्यूटर को। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 89 में। अब इस पार्ट का अंतिम और 90वां क्वेश्चन साथियों। द्विभाषात्मक है परिविधि है आवश्यकम वर्तते। द्विभाषात्मक जो विधि है वो आवश्यक होती है। अनुवाद शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण है। तो मित्रों द्विभाषात्मक विधि आवश्यक होती है अनुवाद शिक्षण में। किसमें आवश्यक होती है साथियों? अनुवाद शिक्षण में। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 90 में। तो हमने 90 क्वेश्चन कर लिए। किस किस के किए? साइकोलॉजी के 30 कर लिए, भाग 2 हिंदी हमने ली थी, 30 उसके कर लिए, भाग 3 संस्कृत हमने ली है तो 30 इसके कर लिए। 90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों भाग 4 पर।
तो साथियों हम भाग 4 गणित शिक्षण पर आए हैं। देखिए लेवल 2 जो साइंस मैथ्स है उनके लिए ये पार्ट बेहद ही उपयोगी होगा। लेवल फर्स्ट वालों के लिए तो बिल्कुल पूरा ही उपयोगी है, और लेवल 2 जो एसएसटी वाले हैं साथियों, एसएसटी वालों के लिए पर्यावरण का पार्ट काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। साथ में जो पर्यावरण वाले हैं उनके लिए अलग से एसएसटी वालों के लिए जो लेवल 2 में एसएसटी वालों के लिए अलग से एक वीडियो आ रहा है, तो आप उस वीडियो को देख करके 90 क्वेश्चन यहाँ पर आप पूर्ण रूप से कर चुके हो। 30 क्वेश्चन पर्यावरण के कर सकते हो और बाकी 60 क्वेश्चन के लिए अलग से एक और वीडियो आ जाएगा। साथियों इस प्रकार से आपका भी टेस्ट पूरा हो जाएगा। तो चलिए गणित शिक्षण को जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व करवा सकता हूँ उतना ही सोल्व करवाऊँगा, और बाकी के आंसर मैं आपको बता दूंगा। वीडियो रोक के आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। साथियों प्रश्न नंबर 91 है, साधारण ब्याज की किसी दर से यदि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 2/5 हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 15%, 30%, 32%, 34%। मित्रों देखिए यहाँ पर ये भी पता नहीं अपने को कि मूलधन कितना है। अपने पास सिर्फ है यहाँ पर एक तो समय, 5 वर्ष आपका समय दिया हुआ है। मिश्रधन 2/5 हो रहा है टोटल, ठीक है। मिश्रधन कितना हो रहा है मूलधन का 2/5 5 वर्षों में। तो साथियों आपको फिर यहाँ पर मान करके निकालना होगा 91वें क्वेश्चन में। तो मित्रों बिल्कुल रोक करके इस वीडियो को इसका आंसर निकालिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो साथियों इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका सेकंड विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92 पे आते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 92 है, देवीलाल अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 12%, 14%, 17%, 19%। मित्रों आंसर दीजिएगा इसका। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे कि सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर रहा है वो, तो मतलब अगर 100 रुपये में चीज़ खरीदी तो 30% अधिक अंकित करेगा, मतलब उस पर कितने रेट लिखता है वो 130 रुपये। अब वो 130 रुपये मतलब अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है 10%। तो चलिए 10% निकाल के देख लेते हैं इसका। 0 से 0 13 का 13 बच गए, तो मतलब 130 रुपये की चीज़ पर वो 13 रुपये की छूट दे रहा है। तो मतलब उस चीज़ को 117 में बेच रहा है और ख़रीदा था कितने में 100 रुपये में। तो फिर ऐसी स्थिति में 100 में खरीद कर 117 में बेच रहा है, तो मतलब सीधा सीधा उसको 17% लाभ हो रहा है। साथियों क्या हो रहा है 17% लाभ। विकल्प नंबर 3 सही है 92 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या है? 25, 26, 27 और 30। तो साथियों देखिए 5 संख्याओं का औसत पूछा है, औसत बताया है कितना है 18 है, तो 18 पंजे कितने होते हैं 90 टोटल है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है, तो संख्या भी 4 बची 16 चौके 64। तो 90 में से 64 कम कर लो, वो संख्या आपके आ जाएगी। 10 में से 4 गए तो 6, इधर बचे 8, 8 में से 6 गए तो 2, तो मतलब वो संख्या कौन सी थी साथियों 26 थी। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न नंबर 93 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94, 6, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 196, 144, 108 और 36। तो 108 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। अब 36 तो है, लेकिन 36 का भाग यहाँ पर देखिए, चलिए देखेंगे 36 का। तो 6 का भाग 36 में जाता है क्या? 36/6 पूरी बार जाना चाहिए, तो 6 बार गया, बिल्कुल छकना का 36 पूरी बार। 12 का भाग 36 में 12 36 3 बार पूरी बार जा रहा है। 18 भाग 36 में 18 दूनी 36, बिल्कुल साथियों सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 36 ही है, जो यहाँ पूर्णतः है 6, 12 और 18 से विभाजित है। तो चौथा विकल्प 94 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95, 6, 7, 9 और x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा? 11, 14, 18 और 16। साथियों ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में शामिल हुआ है आपके सिलेबस में। यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, इनका समांतर माध्य 9 दे रखा है, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए साथियों प्रश्न नंबर 95 में। मित्रों बिल्कुल आप इनका समांतर माध्य निकाल के आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हो। आप वीडियो को रोक सकते हो। इसका मैं सही आंसर बता रहा हूँ 95 में आपके सेकंड विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 96 पर। 62, 51, 65, 61, 56, 61 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा? 550, 15 है, 5550 और 5050। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका स्थानीय मान कितना आएगा 5 का
5000। यहाँ पर कितना आएगा, 5 के बाद 2 संख्या है तो 500, यहाँ 5 के बाद 1 संख्या है तो 50। चलिए इनको जोड़ लेते हैं, 0 5 5 5 5550। साथियों तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 96 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 97। 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 व शेषफल 4 बचता है तो वह संख्या कौन सी होगी? 161, 162, 163, 165। तो मित्रों संख्या कितनी है? 12401। इसमें आप या तो 61 का, 62 का, 63 का या 165 इनमें से किसी का भाग दोगे तो आपका भागफल 77 आएगा, लेकिन शेषफल भी आना चाहिए 4। साथियों उस संख्या को याद कीजिए भाग दे करके। मित्रों राइट आंसर इसका मैं बता देता हूं, 97वें प्रश्न में जब आप 161 का भाग 12401 में देते हो तो आपका भागफल 77 आएगा और शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। साथियों विकल्प नंबर 1 सही है 97 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98। रेशमा के पास 1 रुपये के 5 सिक्के, 50 पैसे के 15 सिक्के तथा 25 पैसे के 18 सिक्के हैं, तो उसमें उसके पास कुल कितनी राशि है? 15.25 रुपये, 20.50 रुपये, 17 रुपये और 17.25 रुपये। तो मित्रों रेशमा के पास 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 5, तो 5 रुपये हो गए। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 15, 15 पंजे 75 मतलब 7.5 रुपये हो गए। फिर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 18। तो इसको गुणा करके देखते हैं, 18 पंजे 90 की 0 हासिल 9, 18 दूनी 36 और 36 9 45 मतलब 4.5 रुपये ये। तो 4.5 और 7.5, 7 4 11 और 1 12, 12 और 5 17 मतलब उसके पास कुल रुपये कितने हैं साथियों? 17 है। तीसरा विकल्प 98 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 99 पर। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम मतलब उल्टी से 9/20 अधिक है तो वह भिन्न क्या है? 5/4, 4/5, 3/4 और 4/3। तो साथियों पहले तो आप प्रश्न को समझिएगा, कोई भिन्न है वो व्युत्क्रम से भी 9/20 अधिक है, तो व्युत्क्रम से 9/20 जो अधिक रहेगी साथियों उस भिन्न का चयन कीजिए। 99 में रोक लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिएगा प्रश्न नंबर 99 में आपका जो राइट आंसर रहेगा साथियों। तो मित्रों देखिए प्रश्न नंबर 99 में वो जो भिन्न है वो रहेगी आपके 5/4। विकल्प नंबर 1 सही निकलेगा साथियों आपका प्रश्न नंबर 99 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 100 देखेंगे साथियों। अब प्रश्न नंबर 100 है, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है और उसका परिमाप 34 सेमी है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? 17 सेमी, 11 सेमी, 15 सेमी, 13 सेमी। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना है साथियों? 60 सेमी है और उसका परिमाप कितना है? 34 है। तो उसके विकर्ण की लंबाई, तो पहले आपको इसका जो लंबाई चौड़ाई है आयत की वो याद करना पड़ेगा, तो परिमाप 34 आना चाहिए। तो चलिए अगर 10 इसका मानते हैं तो 10 ये रहेगा, 10 10 20 और 7 इसका मानना पड़ेगा, 10 7 70। तो फिर क्षेत्रफल ज़्यादा आ रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए जो परिमाप है वो 12 मानते हैं तो 12 12 24, 24 5 29, 29 5 34, 12 × 5 करेंगे 12 पंजे 60। तो बिल्कुल आ गया साथियों, लंबाई चौड़ाई निकल गई है। उसकी जो लंबाई है वो तो 12 है, चौड़ाई है 5 सेमी है। अब इनको गुणा करते हैं विकर्ण निकालने के लिए, 12 × 12, 12 120, 12 दूनी 24, 144। 5 पंजे कितने होते हैं? 25। तो 144 + 25 जोड़ते हैं, 144 + 25, 5 4 9, 4 2 6, 169। 169 रूट में लेके देखते हैं साथियों। 169 को हम जब रूट में लेते हैं तो 169 रूट में लेते हैं तो ये किसका वर्ग है? 13 का। तो ये बिल्कुल 13 सेमी आपका राइट आंसर रहेगा साथियों प्रश्न संख्या यहाँ पर 100 में। ठीक है, चौथा विकल्प आपका सही है 100वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 101। मित्रों प्रश्न नंबर 101 है, चित्र में वृत्त कोण AOB बराबर 310 डिग्री हो तो कोण X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोण AOB इसका मान कितना है? 310 डिग्री। तो X का मान निकालना है तो सारा मान कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो 360 में 310 तो ये है, तो बिल्कुल यहाँ पर 50 डिग्री निकलेगा साथियों। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 101 में। ये मेरा तरीका था, बाकी इसमें बहुत सारे नियम चलते हैं वो मुझे पता नहीं है ज़्यादा। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102 देखेंगे। किसी मैच को 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 में बेचने से 5% अधिक आनी होती है तो मैच का क्रय मूल्य कितना होगा? तो साथियों चलिए ऑप्शन से उठाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक कॉमन लेते हैं, 1350, 1450, 1600 और 1500।
चलिए 1500 को लेके देखते हैं। मान लीजिए कि भाई 1500 रुपये उसका क्रय मूल्य है, तो उसको 1200 में बेचा तो हानि कितनी हुई, 300 रुपये की। तो हानि का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 0,000 15 दूनी 30, मतलब 20% हानि हो रही है उसे यहाँ पे। अगर वो उसको 1125 में बेचता तो 5% और ज़्यादा, मतलब 25% हानि होती। तो चलिए 1500 माइनस 1125, 10 में से, सॉरी यहाँ ढंग से लिखा है नहीं, अच्छे से लिख लेते हैं। 1500 माइनस 1125, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 4 में से 1 गए तो 3, 375। तो हानि फिर उसको होती 375 रुपये की, और क्रय मूल्य कितना है, 1500 ही है, इंटू 100, 0,000। 375 में भाग देते हैं साथियों 15 का, 375 में 15 का, 15 एकम 15, सॉरी 15 दूनी 30, ठीक है। 7 बच गए, 5 के 5 उतर गए, 15 पंजे 75। तो 25% बिल्कुल पहले ही हमने सही ऑप्शन को उठाया है। तो यदि 1500 की चीज़ है, 1200 में बेच रहे हैं तो 20% की हानि, 1125 में बेचेगा तो 25% की हानि, मतलब 5% अधिक हानि उसे हो रही है साथियों। अतः आपका तीसरा विकल्प 102 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है साथियों, प्रश्न नंबर 103। तो मित्रों प्रश्न नंबर 103 है, समानता का चिन्ह सबसे पहले किसने प्रयोग किया? रॉबर्ट रिकॉर्ड द्वारा, जॉन ए आयन द्वारा, आउटट्रेड द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 103 में राइट आंसर है साथियों प्रथम विकल्प, रॉबर्ट रिकार्डे द्वारा ये समानता का चिन्ह सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट रिकार्डे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104 पे आते हैं। गणित शिक्षण की वह विधि जो छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, खेल विधि और आगमन विधि। तो आगमन और खेल तो बिल्कुल है। अब दोनों की तुलना करें तो व्याख्या ज़्यादा खराब होती है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि गणित में आप व्याख्या के माध्यम से पढ़ाओगे तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों, क्योंकि ये उपयोगी नहीं है प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण करवाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 105 पे आते हैं। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग होता है। ये जैसे वर्ग है तो इसके जो चारों अंतः कोणों का योग है साथियों, प्रत्येक का मान 90 डिग्री होता है। तो 90 इंटू 4 कोण होते हैं 9 चौक 36, 360 डिग्री होगा साथियों। दूसरा विकल्प 105वें क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106। एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांगी रेखाएं, सॉरी संगामी नहीं, समांगी रेखाएं, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 106 में जो राइट आंसर है समांगी रेखाएं उनको कहा जाता है जो एक ही बिंदु से गुजरती है, समांगी है ये ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर? 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो 15 दिनों में जितने मिनट होते हैं उतने ही कितने सेकंड इतने घंटों में होते हैं वो निकालना है। तो पहले 15 दिन में मिनटों की संख्या निकालते हैं साथियों। तो एक दिन में देखिए कितने मिनट होते हैं, पहले तो ये देखिए, जैसे 60 इंटू 24, 0 की 0, फिर 24 छंगे 24 पंजे होते हैं 120, 30, 40, 144, 1440 तो एक दिन में मिनट हुए। अब 1440 को गुणा कर दीजिए 15 से, तो 15 दिन के मिनट आ जाएंगे। 0, 15 चौके 60 की 0 हासिल 6, 15 चौक 60, 6 66 के 6 हासिल 6, 15 एकम 15, 15 6 21, 21,600 मिनट आए साथियों। अब आपको ये देखना है कि कौन से घंटों की संख्या 21,600 है, मतलब सेकंडों की संख्या। तो चलिए है 5 का उठा कर देखेंगे साथियों, 5 का मध्यम है। तो 5 घंटे में 60 इंटू 6 पंजे, देखिए 5 घंटे में सेकंडों की संख्या। तो साथियों एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो 3600 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 या 15, 6 35, ये तो 18,000 घंटे हुए अपना, 18,000 सेकंड हुए अपना, 21,600 आना चाहिए। तो 5 नहीं 8 से करते हैं अब। तो ये होते हैं 3600 एक घंटे में, इसको 8 से गुणा करते हैं। 0 0 8 छंगे 48 का 8 हासिल 4, फिर 8 या 24 4 28। तो साथियों 3600 इंटू 28 ये तो ज़्यादा हो गए। तो चलिए 6 घंटे, इसमें 6 घंटे से करके देखते हैं। तो 3600 इंटू 6, 0 0 छकना के 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21,600 आ चुके हैं, मिल गए हैं। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 107 में।
चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 108 पर। निम्न भिन्नों 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 का आरोही, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। तो पहला विकल्प है 1/3, 3/4, 2/5, 6/7। दूसरा है 6/7, 2/5, 3/4, 1/3। तीसरा है 1/3, 2/5, 3/4, 6/7 और 6/7, 3/4, 2/5 और 1/3। तो साथियों आपको अगर भिन्न निकालना नहीं आती है तो जैसे 1/3 है, फिर 3/4 है, फिर 2/5 है, फिर 6/7 है, तो सबके ऊपर 0 लगा के भाग दे लो। जिसका जितना ज़्यादा मान आएगा उसको उस क्रम में जमा दो, फिर बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी भिन्न रहेगी 1/3, दूसरी रहेगी 2/5, तीसरी रहेगी 3/4 और चौथी सबसे बड़ी रहेगी 6/7। साथियों इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प निकलेगा प्रश्न नंबर 108 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 109। 100 रुपये के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? हम्पी के रथ की, रानी की, वोव की, कोणार्क मंदिर की और गेटवे ऑफ इंडिया की। तो साथियों 100 रुपये का नोट आप सभी ने देख रखा होगा, इस पर किसकी आकृति छपी हुई है साथियों? प्रश्न नंबर 109 में। साथियों 109 में राइट आंसर है रानी की, वोव की आकृति इसमें छपी हुई है। दूसरा विकल्प सही रहेगा 109वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 110। मित्रों प्रश्न नंबर 110 है, दिए गए चित्र के यदि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 120 डिग्री हो तो कोण 3 एवं कोण 4 के मान का ज्ञात कीजिए। कोण 1 प्लस कोण 3 इन दोनों का मान है 120 डिग्री, तो कोण 3 और कोण 4 का मान कितना होगा साथियों? देखिए कोण 1 का मान और कोण 3 का मान 120 डिग्री है, तो मतलब 60-60 दोनों का है। तो यहाँ पर दूसरा और जो चौथा कोण है यहाँ पर तीसरा और चौथा कोण है, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो साथियों राइट आंसर बताइएगा प्रश्न नंबर 110 में। देखिए कैसे निकालोगे, कोण 1 ये वाला और कोण 3 इनका मान 120 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो 60-60। अब पूछा है कोण 3 और कोण 4 का मान, तो कोण 3 का तो 60 है, ये 60-60 120, 360 में से 120 कम कर लेते हैं। 0 6 में से 2 गए तो 4, 1 का 1, ठीक है। 3 में से 1 गए तो 240, 240 का आधा करते हैं 120, 120 ये 120 ये, तो कोण 3 का मान 60 डिग्री होगा, कोण 4 का मान 120 डिग्री होगा साथियों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 110 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 111। 14 मजदूर किसी दीवार को 45 घंटे में बनाते हैं, तो उसी प्रकार दीवार को 35 घंटे में कितने मजदूर बनाएंगे? 10, 12, 14 और 18। तो साथियों कैसे निकालेंगे? देखिए कुल मजदूरों की संख्या है 14 और 45, तो इसको गुणा करके देखेंगे। 45 14, 14 5 70 की 0 हासिल 7, 14 चौक 56 और 4 60 3 63, 630 यहाँ पर टोटल फिर घंटे लग गए हैं। तो 630 में 35 का भाग दीजिए, 35 का, तो 35 एकम 35, 3 13 में से 5 गए तो 8, 5 में से 3 गए तो 2, 280 सॉरी, अब 280 में 35 का भाग जा रहा है क्या? तो चलिए एक तो अपना आ गया है, तो यहाँ पर साथियों देखिए 280 में 35 का भाग जा रहा है क्या? तो 35 को 8 से गुणा करके देखते हैं। 8 5 40, 8 3 24, 4 बिल्कुल जा रहा है साथियों। 18 दिन ही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 111 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 112। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 574 वर्ग सेमी है तो उसका परिमाप होगा 96 वर्ग सेमी, 125 सेमी, 125 वर्ग सेमी और 96 सेमी। तो साथियों परिमाप में कभी भी वर्ग नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, तो दो चीज़ें तो आप बाहर निकाल दो। देखिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल है 574, तो साथियों वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसको और इस भुजा को और इस भुजा को गुणा करने पर 574 आना चाहिए। तो ये आएगा साथियों, देखिए 25 25 625 होते हैं, तो एक कम करके देखते हैं। 24 24 24 चौक 96 का 6 हासिल 9, 24 दूनी 48 और 9 कितने होते हैं साथियों? 57, 576 आया से, तो सॉरी यहाँ पर फिर 76 आना चाहिए, 574 नहीं, फिर ये 576 रहेगा, तभी आंसर निकलेगा इसका। तो 24 चौक 96, 96 सेमी इसका राइट आंसर आएगा कब? जब यहाँ 576 होंगे। तो साथियों इसको संशोधन कीजिए, 576 है यहाँ पर, ठीक है। चौथा विकल्प रहेगा 112 में, क्योंकि 96 वर्ग सेमी नहीं आएगा बल्कि 96 सेमी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 113 है, किसी आयत चित्र के आयत की ऊंचाई दर्शाती है, उस वर्ग की बारंबारता
उस वर्ग की चौड़ाई, उस वर्ग की ऊपरी सीमा और उस वर्ग की निम्न सीमा। तो साथियों कोई भी आयत चित्र है, इसके आयत की ऊंचाई दर्शाती है उस वर्ग की बारंबारता को। विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 113 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 114, गणित में अध्ययन किया जाता है संख्याओं का, मापन का, दिशा का और सभी का। तो साथियों गणित में दिशाओं का, संख्याओं का, मापन का, सभी का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है 114वें क्वेश्चन में वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 115, सभ्यता एवं संस्कृति एक सिक्के के दो पहलू है, यह कथन किसका है? लोक का, रोस का, होगबेन का और बेंजामिन का। तो साथियों होगबेन की एक प्रसिद्ध परिभाषा सुन रखी होगी, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। उसी के आगे ये वाक्य इन्होंने लिखा था, सभ्यता एवं संस्कृति एक सिक्के के दो पहलू है। अतः होगबेन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 115 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 116, हम आगमन विधि से शिक्षण करते समय अग्रसर होते हैं, विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरणों से नियमों की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सभी। तो पूर्ण विशिष्ट याद को उदाहरणों द्वारा सरल करना, बिल्कुल ये सारे ही उदाहरण आगमन विधि में ये शिक्षण सूत्र प्रयोग किए जाते हैं साथियों। चौथा विकल्प सही है 116 में। 4 क्वेश्चन और है गणित के। तो गणित की प्रकृति है आलंकारिक, तार्किक, कठिन और सभी। तो साथियों आलंकारिक जैसी कोई प्रकृति नहीं है, कठिन भी नहीं है, बल्कि तार्किक प्रकृति गणित की मानी जाती है। तो 117 क्वेश्चन में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 118, गणित शिक्षण में जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न विभेदकारी नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, विश्वसनीय नहीं है और वेद नहीं है। तो मित्रों जब गणित शिक्षण में किसी प्रश्न का उत्तर हर बालक दे दे तो मतलब वो प्रश्न विभेद नहीं कर पा रहा है, सामान्य बालकों में, मंदबुद्धि बालकों में और प्रतिभाशाली बालकों में कोई भी विभेद वो नहीं कर रहा है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प 118 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 119, गणित से प्राप्त निष्कर्ष कैसे होते हैं? वेद, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और सभी। तो जी हाँ, गणित से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो वेद भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं, मतलब उपरोक्त सभी वाला सही आंसर रहेगा साथियों। आज का ये गणित वाला पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हमने पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे और मैं वापस कह दूं SST वालों के लिए अलग से वीडियो आ रहा है, वो पर्यावरण का भी यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है क्योंकि इससे शिक्षक को पाठ याद हो जाता है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है और विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जा सकता है। तो मित्रों पाठ योजना का निर्माण करना इसलिए आवश्यक होता है गणित शिक्षण में ताकि विषय वस्तु का विकास कैसा हो, सुव्यवस्थित ढंग या तरीके से किया जा सके। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों 120वें क्वेश्चन में। तो हमने गणित शिक्षण के भी पूरे 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं पर्यावरण शिक्षण की ओर जो कि पार्ट 5 है। SST वालों के लिए अलग से वीडियो आएगा, साइंस मैथ्स वालों ने 120 क्वेश्चन ये कर लिए हैं। अब इसके अलावा लेवल फर्स्ट वालों के लिए तो है ही पूरा पेपर, तो बहुत। तो साथियों 4 भाग हम कर चुके हैं। देखिए साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कर लिए, हिंदी के 30 क्वेश्चन कर लिए, संस्कृत के 30 क्वेश्चन कर लिए और गणित के 30 क्वेश्चन कर लिए। अब पर्यावरण और का ये 5वां और अंतिम भाग है जिसके भी हम 30 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। लेवल 2 वाले जो हैं उनके लिए अलग से 60 प्रश्नों का वीडियो आ रहा है। तो 90 क्वेश्चन आप यहाँ पर कर लिए आपने और बाकी के जो 60 क्वेश्चन आप बच रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि 60 क्वेश्चन के लिए आपके लिए अलग से वीडियो आ रहा है साथियों। तो आप निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके भी पूरे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ज़रूर देखिएगा, उस 60 प्रश्नों वाले वीडियो को आपके लिए ही खास करके उस वीडियो को बनाया गया है। तो पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 121वां क्वेश्चन है, मतलब पर्यावरण का पहला, और यहाँ पर जो सीरीज चल रही है उसमें 121वां। IP देसाई एवं KM कापड़िया के योगदान की संबद्धता है। परिवार व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था। मतलब IP देसाई और के एवं कापड़िया के योगदान, इन्होंने जिस क्षेत्र में योगदान दिया है तो साथियों वो बताया गया है इनके द्वारा परिवार व्यवस्था के बारे में। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 121 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 122। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 2005 में, सन 2006 में, सन 2004 में और सन 2008 में। तो भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम पारित किया गया था साथियों सन 2005 में। कब पारित किया गया था? सन 2005 में। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 122 में। कमेंट करके जाइएगा साथियों
अगर डाउट हो आपको तो बिल्कुल आप उस पर भी कमेंट कीजिए, ताकि अगर अपेक्षित संशोधन की कोई चीज़ है तो संशोधन करेंगे, और अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर ये बता के जाइए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 123, रेशमी वस्त्रों के लिए कौन सा कलप काम में लिया जाता है? मैदे का कलप, चावल का कलप, गेहूं का कलप और गोंद का कलप। तो मित्रों जो रेशमी वस्त्र होते हैं इनके लिए अगर हम बात करें तो गोंद का कलप काम में लिया जाता है। किसका कलप काम में लेते हैं? गोंद का कलप। विकल्प नंबर 4 सही है 123 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124, फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, हाक मोथ लट, आरा मक्की और बाल व्हील कट। तो साथियों नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य फसलों के अंतर्गत किया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। विकल्प नंबर 1 सही है 124वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 125, राज्य का कौन सा जिला खस व इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोटा झालावाड़, बाराकोटा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, सवाई माधोपुर भरतपुर। तो साथियों खस और इत्र उद्योग के लिए राजस्थान के 2 जिले प्रसिद्ध है, एक तो सवाई माधोपुर और दूसरा भरतपुर। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 125 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 126, उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता आयोग है सिविल न्यायिक व्यवस्था, अर्ध न्यायिक व्यवस्था, पूर्ण न्यायिक व्यवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है जो कि अर्ध न्यायिक है। कैसी है? जो कि अर्ध न्यायिक है। त्रिस्तरीय जैसे है, एक तो जिला उपभोक्ता मंच होता है, एक राज्य उपभोक्ता मंच और एक राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच। तो ये त्रिस्तरीय है, लेकिन ये अर्ध न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 126 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 127, राजस्थान में दुग्ध सहकारिता में सर्वोच्च स्तर पर स्थित सहकारी संस्था है राजस्थान सहकारी संघ, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिला दुग्ध उत्पाद संघ और राष्ट्रीय डेयरी सहकारी संघ। तो मित्रों दुग्ध सहकारिता की बात की जा रही है। राजस्थान में सर्वोच्च स्तर पर जो सहकारी संस्था है उसको कहा जाता है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। विकल्प नंबर 2 सही साथियों प्रश्न नंबर 127 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 128 पर। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, सिंचाई के लिए लाभदायक है, कृषि के लिए लाभदायक है, जल विद्युत उत्पादन के लिए लाभदायक है और भूमिगत जल सुधारने के लिए लाभदायक है। तो वर्षा का जो जल है उसको अगर हम इकट्ठा करते हैं तो इससे बाद में क्या होता है साथियों, जो हमारी भूमि का जल स्तर है ये बढ़ जाता है, मतलब भूमिगत जल सुधारने के लिए ये अत्यंत लाभदायक है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न नंबर 128 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 129, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, मजदूरी गिर जाएगी, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर गिर जाएगी और वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आएगी। बताइए राइट आंसर। मित्रों वास्तविक बेरोजगारी दर यदि बेरोजगारी की जो प्राकृतिक दर होती है उसके भी नीचे आ जाती है तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हो जाएगी। मतलब मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, पैसे की जो कीमत है वो और ज़्यादा ऊंची चली जाएगी। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 129 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 130 पर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तीसरी, चौथी, 10वीं और 11वीं। राइट आंसर दीजिए साथियों प्रश्न नंबर 130 का। आज के जो पर्यावरण के क्वेश्चन है वो यूँ मान के चलिए कि आप 30 में से 20 भी कर दो तो वो भी बहुत बड़ी बात है पर्यावरण के प्रश्नों में। तो साथियों देखिए प्रश्न नंबर 130 में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका 11वीं संविधान की अनुसूची है ये, जिसमें पंचायतों को शक्तियां प्रदान की गई है। कौन सी अनुसूची है वो? 11वीं है। विकल्प नंबर 4 सही है 130 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 131 पर। सॉरी यहाँ पर मैं ये काटना भूल गया। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध है शहरी सरकार से, पंचायती राज से, सार्वजनिक निगमों से, नगरीय निगमों से। तो जो अशोक मेहता समिति है साथियों, वैसे भी आंसर इसका दिख गया होगा, नहीं दिखा है तो आंसर दीजिए साथियों। देखिए 131वें क्वेश्चन में राइट आंसर है अशोक मेहता समिति का रिपोर्ट पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से साथियों। 131 में आपके दूसरा क्वेश्चन, दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132, राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है
200, 180, 25 और 10। तो राजस्थान में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 200, जबकि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है साथियों 25। तो यहाँ विधानसभा की पूछी है इसलिए 200 सही है, प्रथम विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 133, केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष और वैशाख कृष्ण पक्ष। तो मित्रों केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष को। कब लगता है साथियों? चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 133 में। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष को लगता है, याद रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 134, गौना रस्म निम्न में से किससे संबंधित है? मुंडन, विवाह, नामकरण और मृत्यु। तो मित्रों गौना दिया जाता है लड़की का। लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में कुछ समय तक उसको जहाँ उसका जन्म स्थान है वहीं पर रखा जाता है, विवाह के बाद भी। उसके बाद एक और रस्म की जाती है, या फिर तुरंत विवाह में ही वो रस्म कर देते हैं जिसको कहते हैं गौना। तो साथियों ससुराल भेजने की ये रस्म है विवाह के समय ही कर दी जाती है, बहुत सी जगह बाद में करते हैं। तो विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 134 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 135, फोलरी है एक पुरुषों के हाथ का आभूषण है, महिलाओं के हाथ का आभूषण है, महिलाओं के गले का आभूषण है और महिलाओं के पैर का आभूषण है। तो साथियों प्रश्न नंबर 135 में राइट आंसर क्या है? देखिएगा, फोलरी महिलाओं के पैरों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। तो साथियों गले का और हाथ का नहीं बल्कि पैरों का आभूषण है ये। तो चौथा विकल्प 135 में राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 136। साथियों प्रश्न नंबर 136 है, बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो बस्सी की जो काष्ठ कला है साथियों ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से। सेकंड विकल्प 136 में राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 137 की। सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़, गोगा जी की फड़ और जसनाथ जी की फड़। तो सबसे ज़्यादा जिसमें चित्र भी हो और जो सबसे लंबी भी गायन के हिसाब से सबसे लंबी भी फड़ हो वो है देवनारायण जी की फड़। किसकी फड़ है साथियों? देवनारायण जी की फड़ है ये। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 137 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138, जैसलमेर का सोनार किला कितने शाकों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5, 12, 1 और 1.5। तो कितने शाकों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर का सोनार का किला? साथियों देखिए जैसलमेर का जो सोनार का किला है ये 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। कितने शाकों के लिए? 2.5 शाकों। यहाँ पर शाकों के लिए यहाँ पर 2.5 शाखे हुए थे साथियों। तो बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 138 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 139 पर। विशाल विश्व को छोटे परिवार के रूप में लाने वाले परिवहन का नाम है? वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। तो हम एक स्थान पर सबसे ज़्यादा जल्दी बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान, धरती के एक कोने से दूसरे कोने पर किस चीज़ से जा सकते हैं साथियों? वो है वायु परिवहन। अत्यंत तीव्र गति इसकी होती है। तो साथियों इसलिए इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने विशाल विश्व को एक छोटे परिवार के रूप में ला दिया है। विकल्प नंबर 1 सही है 139 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140, दाएं मुड़ना वर्जित है को निर्देशित करने वाला यातायात संकेत कौन सा है? प्रथम विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प? तो दाएं मुड़ना तो इसमें तो ऐसा तो कोई संकेत नहीं दे रखा है, इसमें यू टर्न का है ये। तो अब इधर तो बायां हो जाता है और इधर दायां हो जाता है। तो फिर इस हिसाब से आपका तीसरा विकल्प सही है कि दाएं मुड़ना निषेध है। यहाँ पर देखो क्रॉस का निशान लगा रखा है, इन्होंने काट रखा है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 140 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 141, मानव शरीर में पक्षमाभी एपिथीलियम पाई जाती है? मूत्राशय में, यकृत में, ट्रेकिया में और यूस्टेकियन नलिका में। तो साथियों मानव शरीर में पक्षमाभी एपिथीलियम कहाँ पाई जाती है? मित्रों ट्रेकिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ट्रेकिया में। 141 में तीसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 142 पर। हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है साथियों? विटामिन ए, सी, ई ये तो हम बाहर से प्राप्त करते हैं, लेकिन विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है धूप से। तो साथियों तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 142 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 143, एड्स वायरस है रेट्रोवायरस,
रोब्डो वायरस, पेरोमिक्सो वायरस, राइनो वायरस। तो साथियों एड्स वायरस इनमें से कौन सा वायरस है? देखिए मित्रों, एड्स वायरस रेट्रो वायरस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? रेट्रो वायरस के अंतर्गत। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 143 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 144, निम्न में से असत्य कथन है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन व स्वादिष्ट होता है। जल एक अच्छा विलायक है। जल का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है और जल दबाव डालता है। जी हाँ, जल दबाव डालता है, इसका निरंतर वाष्पीकरण भी होता है, ये अच्छा विलायक भी है, लेकिन ये रंगीन नहीं है, रंगहीन है। साथियों रंगीन नहीं है जल, रंगहीन है। गंधहीन तो बिल्कुल, लेकिन स्वादिष्ट भी नहीं है, स्वादहीन भी होता है। इसलिए विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 144 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145 की ओर बढ़ेंगे। देखिए जल के बारे में आप कहीं जगह क्या कि अलग अलग स्वाद देखते हो, तो वो जल में नहीं होता, जल में उपस्थित जो बाह्य कण होते हैं उनसे आता है वो स्वाद। तो साथियों जैसे खारा वगैरह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145, सौर मंडल के किस ग्रह का परिक्रमा काल सूर्य के चारों ओर सबसे कम है? बुध, शुक्र, नेपच्यून और मंगल। तो साथियों सबसे कम सौर मंडल का वह ग्रह कौन सा है जिसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो काल है वो सबसे कम है? साथियों राइट आंसर है बुध ग्रह है। वो कौन सा ग्रह है? वो बुध ग्रह है, जिसका सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा काल है ये सबसे कम है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। विकल्प नंबर 1 सही है 145 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 146, पर्वतारोही की व्यक्तिगत कठिनाइयों का कारण है। पहाड़ों से गिर जाना, पर्वतारोही शिविर की जगह पर हिमस्खलन होने की आशंका, खराब उपकरण और उपयुक्त सभी। तो साथियों देखिए पहाड़ों से गिर जाना या फिर खराब उपकरण या फिर पर्वतारोही शिविर की जगह पर हिमस्खलन होने की आशंका भी रहती है। ये सभी चीज़ें साथियों कठिनाइयाँ आती है पर्वतारोही को। तो इसलिए चौथा विकल्प 146 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 147, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सहारा, कालाहारी, गोबी और थार। तो साथियों संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? मित्रों प्रश्न नंबर 147 में आपका राइट आंसर है सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल माना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा 147 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 148, पर्यावरण शिक्षण में सरल से कठिन की ओर सूत्र से तात्पर्य है बालकों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना, बालकों को पहले सरल ज्ञान दिया जाए, बालकों को पहले थोड़ा समझाया जाए और बालकों को स्वयं समझने दिया जाए। तो साथियों सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का मतलब होता है बालकों को पहले सरल ज्ञान दिया जाए और फिर कठिनता की ओर बढ़ा जाए। तो इसलिए दूसरा विकल्प 148 में राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 149, मित्रों प्रश्न नंबर 149 है, पर्यावरण शिक्षण में किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने वाली विधि है। प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, अवलोकन विधि और सभी। तो उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान किस विधि में दिया जाता है? साथियों प्रयोगशाला में वातावरण पर आधारित नहीं, अन्वेषण में भी नहीं, बल्कि जो अवलोकन विधि है इसमें उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिया जाता है, जिसमें बालक अवलोकन के माध्यम से उसके वातावरण को सीखता है देख करके। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 149 में। अब अंतिम और 150वां क्वेश्चन साथियों, बहुत ही देखिए पूरे 150 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आशा है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन मित्रों अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें साथियों, ताकि आपका डाउट दूर कर दिया जाए। तो 150वां क्वेश्चन, स्तर पर प्राथमिक स्तर पर क्या है लिखा था मैंने, प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। अवलोकन शक्ति व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, तर्क शक्ति का, स्मरण शक्ति का और इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर आप भौतिक और जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग कर रहे हो, तो इससे बालक में अवलोकन शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों का ही विकास होगा साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 150 में। तो ये टेस्ट पूरा 5 मेगा टेस्ट पूरा हो चुका है। मेगा टेस्ट 5 कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, अगर आपको डाउट हो तो उस पर ज़रूर कमेंट करें साथियों, ताकि अच्छी तरह से डिस्कस करके, अच्छी तरह से खोजबीन करके, नहीं बाय चांस हो जाता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि आपको डाउट हो या फिर वास्तव में किसी में मिसप्रिंट आंसर की में बन गया हो, तो उसको भी संशोधन कर दिया जाएगा साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे कोशिश करता रहता हूँ कि भाई कोई गलतियाँ न हो, लेकिन हम भी कोई ऐसा तो इन मशीनें भी गलतियाँ कर जाती है, हम तो फिर भी इंसान है साथियों, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब पेपर बनाता है
तो वो 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही वो डिलीट करता है, 2-2 3-3 आंसर मानता है। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि वहाँ बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं बैठे रहते हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है। स्वाभाविक सी चीज़ें हैं ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। डाउट को कमेंट करें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।